परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। डेली न्यूज झारखंड पर आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। राजघराने से लेकर सत्ता के गलियारों तक, समाज सेवा से लेकर राजनीति तक, गिरिनाथ सिंह जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन, उनका उनके संघर्ष के दिनों के कुछ अनछुए पहलुओं को आपके सामने पेश करने के लिए आज डेली न्यूज झारखंड की टीम आपके लिए लेकर आई है श्री गिरिनाथ सिंह जी को। गिरिनाथ सिंह जी जैसा आप जानते हैं 4 बार गढ़वा से आरजेडी से विधायक रहे, लेकिन वर्तमान में वो बीजेपी के नेता हैं। गढ़वा की दशा दिशा सूरत बदलने में, गढ़वा के जन जन के हृदय में अपनी छवि स्थापित करने में कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया, ऐसी तमाम बातों को हम परिचर्चा में शामिल करेंगे। तो आपको और इंतजार न कराते हुए आइए आपकी मुलाकात करते हैं मान्यवर श्री गिरिनाथ सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है महोदय आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप सबों को 2021 में नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ गढ़वा में जो आपने इस चैनल का शुभारंभ किया है उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। क्योंकि इस तरह की चैनल पलामू प्रमंडल में नहीं के बराबर था और आपने शुरुआत किया है। शीतल जी, आपकी टीम के लोग हैं, इम्तियाज जी हैं, सभी लोग मिल करके, ये बहुत खुशी की बात है। और अच्छा, लोकतंत्र में आपका बड़ा भारी स्थान है। लोग माने न माने, दुर्भाग्य विडंबना है कि आज की परिस्थिति में अगर अपनी खामियां को कोई छिपाना चाहे और उसको आप उजागर कर देते हैं तो आप उसके शत्रु हो जाते हैं। यह परंपरा इधर शुरू हुई है, पहले नहीं थी लोकतंत्र में। लोकतंत्र के लोग, हमारे देश का संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बिल्कुल पारदर्शी है और कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पूरा योगदान है संविधान का। जिस दिन राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की, नेहरू जी की, गांधी जी की, सरदार पटेल का, जिसका भी नाम लें आप, उस समय के जो देश के कर्णधार थे, उन लोगों का बड़ा भारी योगदान है। बड़े सोच समझ करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया गया था। हालांकि आज के परिदृश्य में लोग, जो हमारे पुरखे हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी रहे हैं, उनको भी लोग कहीं ना कहीं फज्जियत में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। वाए दिन आप देखते होंगे कि बापू की मूर्ति पर कहीं ना कोई छेड़छाड़ लोग कर देता है। बाबा साहब की मूर्ति के साथ लोग छेड़छाड़ कर देता है। किसी और महापुरुष जो हमारे हैं स्वतंत्रता सेनानी, उनके मूर्तियों के साथ भी छेड़छाड़ लगातार, यह मतलब समाज की विकृति के रूप में हम इसको देखते हैं। सर, आपने अभी जिक्र किया कि जो महापुरुष रहे, इतने त्याग और बलिदान और परिश्रम से देश की आज़ादी में उन्होंने अपना समर्पण दिया है, त्याग किया है। ऐसा ही त्याग और समर्पण गढ़वा जिले को संवारने में आपका रहा है। आप राजघराने से थे, फिर भी आपने समाज सेवा को बड़ा स्थान दिया राजनीति में। समाज सेवा आपने ऐसी करी है कि आज गढ़वा और आसपास के जन जन के मुख पे आपका नाम है। तो आप समाज सेवा में इतने समर्पित होकर राजनीति को एक अलग से दिशा दिया आपने। नहीं, देखिए, समाज सेवा की जो आपने चर्चा की है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। समाज सेवा हमारे खून में है। हमारे पितामह, जिन्हें राजा बहादुर की टाइटल थी, तो राजा बहादुर गिरवर नारायण सिंह जी ने ही समाज को आगे बढ़ाने में इस अनुमंडल, पहले तो अनुमंडल था गढ़वा, उनका सोच था कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं आएगा तो शिक्षा विहीन कोई व्यक्ति अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता था। हालांकि ये बिल्कुल राजा के सोच के विपरीत था। राजाओं की पहले की सोच क्या थी, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते हैं राजा जमींदार क्या सोचते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी काउंसिल का मेंबर होते हुए सर्वप्रथम रंका में विद्यालय का स्थापना किया, जो आज राजकीय +2 विद्यालय के रूप में है।
फिर एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण उन्होंने किया अपने गांव में, रंका में। उसके बाद उन्होंने अनुमंडल जो हमारा गढ़वा है, जो आज जिला मुख्यालय है, वहाँ पर अपने पिताजी के नाम पर गोविंद उच्च विद्यालय की स्थापना की, जो +2 के विद्यालय के रूप में स्थापित है। और इसके उपरांत उन्होंने डाल्टनगंज जो जिला मुख्यालय था, वहाँ पर अपने नाम पर गिरवर उच्च विद्यालय जो +2 विद्यालय है, उसकी स्थापना की। उस समय डाल्टन हुआ करते थे, डाल्टनगंज के जो शहर बसा है डाल्टन, तो डाल्टन साहब यहाँ के डीएम हुआ करते थे। उनके मांग पर उन्होंने पलामू क्लब की स्थापना की और अपने भूमि दान दे करके उसका निर्माण कराया। यह उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे, उनके डीसी जिसको कहते हैं आप, उनके कहने पर। तो शुरू से समाज के प्रति यह सोच था उनका कि समाज को नई दिशा देने की ज़रूरत है, और आज़ादी के बाद तो इसकी और आवश्यकता महसूस हो गई। यह तो आज़ादी के पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं कि कितनी परेशानी, गुर्बत, जहाँ लोग आज जो 19-20 का जो कोविड महामारी का जो है, उस समय किस तरह से कॉलरा और हैजा का प्रकोप और टीकाकरण का अभियान चल रहा था। हम लोगों को भी याद है, हम लोगों को भी टीका लगाया गया, आज भी उसका निशान हमारे हाथ में है, टीका लगाया गया है। टीका लेने के लिए हम लोग भाग जाते थे स्कूल से, और पकड़ के हम लोगों को टीका दिलवाया जाता था। तो उस महामारी काल में भी इस राज्य को, जो बिहार राज्य था हमारा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही में था पहले, तो इसको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा। उसके बाद हमारे पिताजी सन 62 में समाज सेवा के रूप में राजनीति में प्रवेश किए, और उन्होंने सन 62 में चुनाव लड़ा इस गढ़वा विधानसभा से, और 62 से लगातार वो समाज सेवा में ही लगे रहे। उसके बाद बहुत सा झंझावात आया 62 के बाद 69, जैसे आपने कहा कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो आपको मैं बता दूं उसकी पृष्ठभूमि कि हमारे पिताजी बीजेपी पहले नहीं थी, जनसंघ के संस्थापकों में एक थे जी। उन्होंने पहला सीट गढ़वा विधानसभा का सन 69 में जनसंघ का सीट निकाला था, और राज्य के खनन मंत्री बने थे 69। कर्पूरी जी की मिनिस्ट्री थी। तो आदमी का विचार है, काम करने का जज्बा होता है। और उसके बाद फिर इतना झंझावात आया बिहार में, फिर 74 आंदोलन आ गया। कांग्रेस का स्थिति देख ही रही हैं, कांग्रेस ने पूरे देश में आपातकाल लगाने का काम किया, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। और जननायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, इसका अगुवाई उन्होंने किया। और हम सभी लोग, पिताजी तो थे ही राजनीति में, लेकिन हम लोग शिक्षा दीक्षा का काम कर रहे थे। लेकिन 74 आंदोलन में ही हम लोग प्रेरित होकर जयप्रकाश जी से डाल्टन में पढ़ते थे। हम लोगों ने मतलब एक तरह से कहिए तो विद्यालय का परित्याग ही करना पड़ा और आंदोलन में चले गए। पिताजी गढ़वा जेल में थे, हम पलामू जेल में थे। अच्छा, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आप लोग जेल में थे? जेल में थे, एक ऑन रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी समय से धारा बदल गई। फिर जेल से आदमी वापस आया, आम चुनाव हुआ 80 में, 77 में पूरा कांग्रेस सफाया हो गया। कांग्रेस पूरे बिहार से, पूरे देश से ही माननीय मोरारजी जी देसाई जी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद का परिदृश्य आप लोग जानते ही हैं। पूरे घटनाक्रम बिहार में ज़्यादा राजनीति होती थी। तो छात्र जीवन से आपने जो राजनीति की शुरुआत की, तो शुरू में ही आपको आंदोलन के लिए जेल जाना पड़ा। ये एक बड़ी बात हो गई है जब ये खुद शिक्षा ले रहे थे जी। हम ही नहीं, पूरा रंका परिवार, हम लोग थाना घेराव करने चले गए थे, ब्लॉक घेराव करने गए थे, हम लोगों ने दरोगा का घेराव किया था। तो पूरा परिवार ही हम लोग मतलब सब एक तरह समझिए तो बागी हो गए थे। अच्छा। और हम लोग जंगल में रहते थे। जब कहीं इधर उधर गए तब पुलिस पकड़ के हम लोग को बंद कर दी, जिनको फिर हम लोग बेल अपने आप मतलब स्वतः जो है सरकार बदली तो जेल से लोग निकलना शुरू हुए। तो आंदोलन तो हम लोगों के मतलब पृष्ठभूमि में ही है और अन्याय के विरोध में है।
आम जनता त्रस्त थी उस समय इमरजेंसी में। जी किसी को चलने नहीं दिया जाता, किसी को बोलने नहीं दिया जाता था, किसी को आवाज़ कोई खड़ा करके, जैसे आज एक साधारण कानून है 353 जी आईपीसी में, जी उसमें के अंदर है कि आप सरकारी काम में बाधा दे रहे हैं। आप देखते होंगे कहीं कोई पदाधिकारी ब्लॉक में चाहिए कोई अगर अपना अधिकार मांगता है तो उसको टारगेट करके 353 जरूर लगा देता है कि सरकारी काम में हमको बाधा डाला फलाना व्यक्ति ने। अब वो बड़ा भारी अभियुक्त हो जाता था। तो अभी तो 353 चिन्हित करके लगा रहे हैं, लेकिन उस समय तो जनरल था कि जो भी सरकार के विरोध में आवाज़ उठाए उसको पढ़ के बंद कर दो। मीसा था, DIR था, नाम सुना होगा मीसा का। उसमें तो वही तो अपनी बेटी का नाम हाँ, बस पहले जब उनकी पुत्री हुई तो उसका नाम, उस समय वो जेल में थे तो उसका मीसा में बंद थे, तो उन्होंने अपने पुत्री का नाम मीसा रख दिया, जो आज सांसद हैं। तो राजनीति करने का कोई ऐसा कोई कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए थे। पिताजी 93 तक MLA रहे। 8 फरवरी 93 का उनका निधन हो गया और उस समय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे और उन्होंने ही आकर के रंका में उनके श्राद्ध क्रम में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दिया कि गोपी बाबू का स्थान, मेरा नाम अरुण है, पुकारू कि अरुण रहेंगे। बाद में उनको बताया कि नहीं, इसका नाम गिरिनाथ सिंह है। मैं भी व्यवहारिक रूप से अपना नाम कभी लिखता नहीं था, अरुण ही लिखता था, लेकिन उस दिन से मैं गिरिनाथ सिंह के नाम से जाना गया, चूँकि स्कूल सर्टिफिकेट में गिरिनाथ सिंह ही नाम है मेरा। और हम लोगों ने समाज सेवा में अनेक काम किया। उस समय बिहार में थे, हम लोगों को काफ़ी, विशेषकर झारखंड का जो ये क्षेत्र था, तो झारखंड का क्षेत्र शुरू से उपेक्षित रहा है। उसका कारण था कि यहाँ के लोग बिहार विधानसभा में मजबूती से अपनी बात को नहीं रख पाते थे, अगर रखते भी थे तो उधर के लोग कहीं ना कहीं इसको दबा देते थे। और अभी तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, एक KB शाह है, और ऐसे तो कहिए तो जैसे विद्यादेवी प्रसाद दुबे जी भी झारखंड क्षेत्र के ही नेतृत्व किया है उन्होंने, जब मुख्यमंत्री थे तब भी। लेकिन बात इस क्षेत्र की नहीं होती थी, यह हम लोगों ने महसूस किया है। एज ए प्रतिनिधि हम लोगों ने एहसास किया था, क्योंकि आबादी बड़ी थी, 54 जिला था, सबसे पिछड़ा जिला में गढ़वा जिला हम लोगों का आता था। तो हम लोगों ने यह, इस क्षेत्र के लोग चाहे किसी भी दल के हों, सभी लोगों का विचार आया कि राज्य का निर्माण होना चाहिए। राज्य के निर्माण होने से ही राज्य का विकास होगा। और जो यहाँ भुखमरी है, गरीबी है, बेबसी है, गुर्बत है, पलायन नीति बनी हुई थी उस समय भी। आज कोई पलायन नया नहीं है, पलायन तो यहाँ की नीति बनी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार अलग हो गया तो वहाँ से पलायन नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे अभी लॉकडाउन में सबसे अधिक मारामारी बिहार में ही, बिहार के लोग ही, उत्तर बिहार के लोग ज़्यादातर फंसे थे, बिहार और उसके बाद फिर यूपी के लोग फंसे थे। तो पलायन नीति थी, उसका कारण था कि रोजगार नहीं था, और रोजगार को सृजन करना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो इस दिशा में हम लोगों ने निर्णय किया और निर्णय में संघर्ष भी हुआ। इसमें संघर्ष में हम लोग भी रहे। हम लोग सरकार सत्ताधारी दल में थे, लेकिन उसके बाद भी झारखंड के नाम पर हम लोग गोलबंद होते थे। तो लोग कहते भी थे कि अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब मैं इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि झारखंड अलग करने का जब प्रस्ताव था तो बिहार विधानसभा में मैंने ही झारखंड पुनर्गठन विधेयक 2000, आज भी मुझे स्मरण है, 2000 में हमने ही उसको सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में पटल पर मैंने ही रखा था, उसको पढ़ करके किस धारा के तहत हम लोगों के राज्य को अलग राज्य किया जाए, इसकी मैं मांग करता हूँ। उस पर बहस हुआ, वहाँ से सहमति बनी, और इसमें माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा भारी योगदान है कि उन्होंने निर्णय किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य अपने अपने निर्णय करके और केंद्र को भेज दें, हम राज्य की गठन करेंगे। और उसी के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड बना। तो यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने बड़ा भारी सौगात दिया था। और एक स्मरण आपको यह भी बताना चाहूँगा कि 80 के लगभग में एक सम्मेलन था, भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, उसकी सम्मेलन थी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पिताजी के साथ मैं ही डेहरी ऑन सोन से डाल्टनगंज
वो कालका एक्सप्रेस से दिल्ली से चल के डेहरी उतरे, उनको लेकर हम लोग डाल्टनगंज आए और डाल्टनगंज के इस कोयल के तट पर सम्मेलन का स्थल रखा गया। उस सम्मेलन का स्थल का नाम मेदिनी नगर रखा गया था। अच्छा। उसी का नामकरण हुआ मेदिनी नगर का और बेतला में बैठक हुई और वहीं पर झारखंड को वनांचल के नाम से प्रस्तावित किया गया कि यह क्षेत्र वनांचल के नाम से जाना जाए। लेकिन कालखंड में जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग थे उस समय 2000 में सबों का विचार हुआ कि नहीं झारखंड ही नाम रहे, तो सबों के राय से झारखंड राज्य इसका नाम पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का प्रस्तावित वनांचल था, यह मैं आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। तो राज्य का निर्माण होने के बाद आप जान ही रहे हैं कि 15 नवंबर 2000 से राज्य का गठन हुआ, राज्य अलग हुई। इसके पहले आपका जिला का निर्माण माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने 1 अप्रैल 1991 को स्वर्गीय पिता गोपीनाथ सिंह जो हमारे थे उनके डिमांड पर, लोगों के मांग पर, जनता के मांग पर, चूँकि जिस तरह से बिहार में हम लोगों का शोषण होता था उसी तरह से गढ़वा के लोगों का शोषण डाल्टनगंज में होता था। यहाँ से लोगों को जाना पड़ता था पलामू डाल्टनगंज मुख्यालय में और वहाँ पर मतलब फिर काम करके फिर वापस लौटना पड़ता था, काफ़ी कठिनाई होती थी। तो उसको देखते हुए 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा जिला का सृजन किया गया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आकर विधिवत इसका उद्घाटन किया और यह जिला का स्वरूप बन गया। उसके बाद यहाँ के विकास की गाड़ी क्रमवार बढ़ते रही। 8 फरवरी, जैसा कि मैंने बताया कि 8 फरवरी 93 को पिताजी के निधन के बाद मुझे इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिला और अपने तरफ से मैंने निरंतर प्रयास किया कि गढ़वा मुख्य धारा के साथ जुड़े, क्योंकि 54वां जिला में आता था बिहार में और 24 जिला जब बना झारखंड में तो 24वां जिला का नाम इसका आता था। इसके बाद लातेहार जिला बना 2008 में इसका निर्माण हुआ लातेहार जिला का। तो शुरू से गढ़वा उपेक्षित रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बड़ी अच्छे हैं, बहुत सहनशील हैं, बहुत धैर्य रखते हैं और लोगों में आपसी सबसे बड़ी जो हमारी सौहार्द है वो बहुत अटूट है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल होकर के इनके यहाँ के चीज़ों को देख करके आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इस क्षेत्र में भी एक सर्वे आया था लगभग 97-98 में, भारत सरकार एक सर्वे कराई थी। लगभग 600-650 जिला था पूरे देश में, उसमें महिला शिक्षा सबसे निचले स्थान पर गढ़वा जिला का था, सबसे पीछा था। उसको देख करके हम लोगों ने निर्णय लिया अपने साथियों के, हमारे मित्र थे, बड़े भाई के समान थे, विजय केसरी जी जो पिताजी के सहयोगी रहे थे और हमारे भी परम सहयोगी थे, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उन लोगों ने मिल करके और एक प्रोफेसर मिथिला सिंह हैं, उनके पति हैं महेंद्र जी, और लोग जो समाजसेवी थे, लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ पर एक महिला शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने पिताजी के नाम पर गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय का सृजन किया। उसके बाद की कहानी आप जान ही रहे हैं कि निरंतर प्रयास है कि आगे बढ़े। सर, ये जो स्कूल का, कॉलेज का या झारखंड को बनाने का, तो इसके पीछे जो आपने संघर्ष बताया, जैसे कि आपके पिताजी, दादाजी लगातार शिक्षा के लिए यहाँ काम करते रहे, फिर जब आप आए तो आपने देखा गढ़वा जिला, मतलब तब तो जिला नहीं था, सबसे पीछे है, यहाँ विकास नहीं है, विद्यालय नहीं है, अनेक प्रकार की असुविधा से लोग हैं। तो उस वक्त आपने लगातार, जैसे कि आपने बताया कि झारखंड को बनाने का प्रस्ताव भी आप ही ने विधानसभा में पेश किया, फिर लगातार यहाँ ने एक स्कूल कॉलेज खोला और ऐसी तमाम चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे दिलचस्प किस्से कहां से उठा करके विकास की डोर लगातार आगे बढ़ती हुई अब गढ़वा कितने ऊंचे पायदान पर पहुंच चुकी है। ऐसे ही नहीं, लगातार 4 बार के विधायक रहे हैं गिरिनाथ सिंह जी। जल्द हम आएंगे वापस, तब तक छोटा सा एक ब्रेक। चांद मल्टीमीडिया, एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, टंका रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है
9334978389। परिचय सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। आज ये शहर जिसे हम जिले के तौर पर देख रहे हैं अनेक प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि सुविधाओं से लैस है। आज की हमारी युवा पीढ़ी को एक बार गिरिनाथ सिंह जी को जरूर सुनना चाहिए। जब गढ़वा एक गांव का एरिया हुआ करता था जहां न सड़क थी न बिजली था और पानी तो अकाल पड़ता था, कभी बाढ़ आ जाता था, तो कैसे झंझावतों से गिरिनाथ सिंह जी ने अपने प्रयासों से शहर को निकाला है, गढ़वा के लोगों को की जिंदगी की रफ्तार को थमने नहीं दिया है। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिनाथ सिंह जी, आप बता रहे थे कि गढ़वा के विकास के लिए आपने कैसे अलग झारखंड की मांग की, फिर स्कूल कॉलेज आपके पूर्वज और आपने अटल जी को आप लेकर के आए, डेहरी ऑन सोन तक सम्मेलन आदि कराया और आपके समय में ही गढ़वा में अकाल भी आया था, कई बार बाढ़ भी आया और उस वक्त यहाँ कोई संसाधन नहीं था। उस वक्त कैसे आपने शहर के लोगों को संभाला, कैसे ढांढस बंधाया, कैसे उनको जीवन रक्षक कपड़ा, दवा आदि सब, थोड़ा सा इसकी भी चर्चा करते हैं। देखा जाए प्राकृतिक आपदा बड़ी भारी आपदा होती है जी। सिर्फ अपने देश में नहीं, विदेश में भी आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, प्राकृतिक आपदा तो आपदा है। तो इस आपदा से भी हम लोगों को रूबरू होना पड़ा था। जैसे 67 का अकाल आज भी हम लोग को याद है जी। उस समय हमारे स्वर्गीय राजा बहादुर गिरवर नारायण सिंह जी जीवित थे जी। उन्होंने उस अकाल के समय में उनके एक संसर्ग में संत थे जी। संत बाबा रणछोड़ दास जी, जो गुजरात के रहने वाले थे, जिनका आश्रम चित्रकूट में भी है, बड़ा भारी उनका अस्पताल भी है, नेत्रदान अस्पताल का। तो 67 के अकाल में इतनी भयावह स्थिति थी कि पीने का पानी नहीं था। हमें आज भी याद है कि कन्हर नदी से ट्रक के द्वारा टैंकर में पानी आती थी रंका में, तो हम लोग पानी पीते थे। और वह पानी सिर्फ रंका ही नहीं, रंका के अनेक क्षेत्रों में, जैसे रमकंडा हुआ, चिनिया हुआ, गोदरमाना हुआ। गोदरमाना तो बिल्कुल कन्हर के तट पर ही है, वहीं से पानी आती थी। तो 67 के अकाल में भी राहत मंडल के नाम से बाबा रणछोड़ दास जी ने पूरे परमंडल को, रंका को केंद्र बिंदु बना करके, रंका की खिचड़ी पलामू में जाती थी बंटने के लिए। पलामू और रंका एक ही था, पलामू में ही था रंका। मैं प्राकृतिक आपदा की बात कर रहा हूँ 67 की। बड़ा भारी भयावह हुआ था और बाबा ने कहा था कि जब तक बारिश नहीं होगी हम यहाँ से जाएंगे नहीं और हम यहाँ के लोगों को मरने नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से वह संत थे और हमारे ग्रैंडफादर के बुलावे पर हुआ है। और पूरा हम लोगों का जो सामने का घर था और जो रहने वाला घर था, सिर्फ अपना एक एक दो दो रूम छोड़ करके सारा घर, गेस्ट हाउस, फुलवाड़ी के नाम से जाना जाता है, जनकपुर बोलते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी का मूर्ति आना जाना जो रथ यात्रा का समय होता है, और सारा परमिसेज पूरा जितना था, करीब 50 बीघा से ऊपर है, सब बाबा साहब को दे दिया, बाबा रणछोड़ दास जी को जिम्मे दे दिया गया। और बाबा ने गुजरात से मतलब हजार नहीं लाखों टन अनाज मंगा करके यहाँ पर खिचड़ी, चावल, दाल, दरिया, जो मजदूर थे, किसान थे, उनको तो दिए ही। जो जिनकी हालत ख़राब थी, जो सामान्य वर्ग के लोग थे, जो हल नहीं चला सकते थे, उनके यहाँ भी उन्होंने गेहूं और चावल दिलवाने का काम किया। और गुजरात से गढ़वा रोड आता था ट्रेन से, और ट्रेन से फिर रंका जाता था। और रंका का चावल पूरे पलामू परमंडल में बाबा रणछोड़ दास जी ने राहत मंडल के रूप में चलाया और लाखों लोगों का प्राण उन्होंने बचाने का काम किया। उसको भी हम लोगों ने 67 वाला अकाल देखा है। उसके बाद 93 में अकाल पड़ गई। 93 में जिला आपका बन गया था, गढ़वा जिला, पलामू जिला। भयंकर सूखा पड़ा हुआ था उस समय। तत्कालीन, बेचारे आज नहीं हैं, तत्कालीन मंत्री श्री रामविलास सिंह यादव जी हुआ करते थे, वह यहाँ के प्रभारी थे पलामू गढ़वा के। वो हम लोग के साथ प्रत्येक प्रखंड में जाने का काम किया। और पानी की उस समय भी दिक्कत थी। उस समय सतपति जी डीसी गढ़वा हुआ करते थे और उन्होंने बड़ा भारी काम किया। आज भी लोग गांव में जाएंगे तो सतपति जी के नाम पूछेंगे तो वही डीसी की बात कर रहे हैं, एक एक आदमी। शहर में इतनी दिक्कत थी, आपका ऊंचरी मोहल्ला है, नगवा मोहल्ला है, आपका ये सहजना मोहल्ला है, पानी की इतनी दिक्कत थी कि लोग पानी शहर में जो है पीने के लिए परेशान थे। तो बड़ा बड़ा उस समय ट्यूबवेल लगाने का काम किया गया और उस समय 93 में बड़ा भारी काम हुआ। और उससे लोगों की मतलब भूख से लोग नहीं के बराबर मरे, नहीं के बराबर। मैं कोई दावा तो नहीं कर सकता, कहीं कोई बीमारी से ही मर जाता है तो उसको लोग
भूख ही दिखाते हैं। ये बात भी सही है कि आखिर मृत्यु तो बीमारी से होती है, अब बीमारी भूख से पैदा होती है। अब जब हम भूखे रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो बीमारी हमारी बढ़ेगी, और बीमारी बढ़ेगी तो फिर हमको असमय काल के गाल में जाना पड़ेगा। तो घुमा के बात तो वही हो जाती है। तो गरीबी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उस गरीबी के झंझावात अकाल के समय में भी 93 में बड़ा भारी काम हुआ। उसके पहले 87 में एक बाढ़ आया था। उस 87 के बाढ़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उस समय पिताजी यहाँ के MLA हुआ करते थे, उसमें जिला नहीं बना था। पिताजी पटना में फंस गए, बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। कजरी पुल जो था, डाल्टन में कजरी पुल, अमानत नदी पर कजरी पुल है, वो पुल बह गया। उसके अंदर पुल बह जाने से गाड़ी चली गई, बड़े बड़े ट्रक गिर गई उसमें। हम लोगों को सूचना मिला, उस समय टेलीफोन था, मोबाइल था नहीं, टेलीफोन था कि जाइए गढ़वा में बड़ा भारी बाढ़ आया हुआ है। हमको आज भी याद है कि ये जो सरस्वतिया नदी है आपका गढ़वा शहर का, और हमारे साथ बसंत केसरी जी आज नहीं है हम लोगों के बीच में बेचारे, वो बड़ा भारी समाज सेवी और बहुत ही कर्मठ आदमी थे। बसंत केसरी जी का हम नाम लेना नहीं भूलेंगे। और हम लोगों की जो टीम थी सब लोग मिल करके, सुरेश केसरी जी हैं, बसंत केसरी जी हैं, डॉक्टर यासीन साहब, सब लोग मिल के हम लोग पूरे गढ़वा में सनपुरवा मोहल्ला सबसे बेसी प्रभावित था। हमको याद है एक ड्राइवर हुआ करते थे, मुस्लिम ड्राइवर ही थे, उनका पूरा घर ही डूब गया था, वो खुद डूबे हुए थे। हम लोगों ने उनको जा करके पकड़ करके खींच के किसी तरह से बाहर किया, उनके पूरे परिवार को बाहर किया। जो भट्टी मोहल्ला कहते हैं, पूरा पानी से लबालब भर गया था। जो बैल बाजार है, सर स्वयं जाके परिवार में राहत बचाव कार्य कर रहे थे। स्वयं राहत बचाव किया, उसमें जिला नहीं बना था। हम लोग पलामू से राहत सामग्री लाए, फिर लोगों के बीच में राहत सामग्री दिया गया, पानी निकालने का उपाय हुआ। 87 की घटना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्राकृतिक आपदा की चर्चा कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। सर तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नेता हैं, मंत्री हैं, समाज सेवी हैं, तो वो तो नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब बड़े पैमाने पर जान माल का खतरा होता है, उस वक्त भूमिका बढ़ जाती है एक नेता की, एक समाज सेवक की। और गिनास सिंह जी जैसा बता रहे हैं कि वे स्वयं जाकर लोगों को, बाढ़ में जो फंसे थे उनको निकाल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए खुद की ज़िंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। सर आप प्राकृतिक आपदा में अपनी इतनी भूमिका निभाई, और अभी कोविड में भी आपके बहुत चर्चे हो रहे थे कि आप लोगों को लगातार सैनिटाइजर, खाने पीने के कपड़े आदि रथ में भर भर करके आप लोगों को घरों तक पहुंचा रहे थे। अपने पूरे जिले में मोटा मोटी, और विशेषकर गढ़वा अनुमंडल, रंका अनुमंडल, बड़गढ़ से लेकर भंडरिया, रमकंडा, हर जगह लोगों के बीच में जागरूकता। गोपीनाथ सिंह जन सेवा ट्रस्ट के नाम से हम लोगों का एक समाज में काम करने का एक बैनर है। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहले तो उनको जागरूक करना। मास्क इसलिए दिया गया, समझाया गया कि भाई दूरी बना के 2 गज का रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ सफाई के लिए साबुन दिया गया। और जिस जिस घर में लॉकडाउन के समय राशन नहीं था, तो चिन्हित करके हम लोगों ने पंचायत वाइज और घर वाइज प्रयास किया कि उनके यहाँ चूल्हा जले। चूँकि उनके परिजन जो थे फंसे हुए थे राज्य के बाहर, कर्नाटक में फंसे हुए थे, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, पंजाब में फंसे हुए थे, फिर छत्तीसगढ़ में फंसे हुए थे। भयावह स्थिति थी। सुबह से लेकर रात तक हम लोग यही काम को मोबाइल पर 24 घंटा इस काम को करते थे। यह हम लोगों ने पिछले साल 2019 में इसको हम लोग चुनौती के रूप में लिया, और हमें मैंने काफ़ी खुशी हो रही है कि इस महामारी में हम लोगों ने, इस बीमारी में मतलब नहीं के बराबर मौत हुई है। अब जो बीमार थे पहले से बीमारी था, उसको बहुत जल्दी संक्रमण कर देता था या कोविड, आज भी वही स्थिति है। आज भी समाज में जो पहले से कहीं ना कहीं से परेशानी में है, जैसे डायबिटिक वाले, हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले, इन लोगों को सबसे पहले अटैक करता था। तो इनको कोविड सेंटर पहुंचाना, वहां पर उन लोगों का देखभाल करना, और इसमें हमारे जो चिकित्सक हैं उनका बड़ा भारी योगदान है। सीमित साधन में, जबकि एक भी वेंटिलेटर नहीं था गढ़वा पलामू कहीं नहीं था, और कहना नहीं चाहिए हमको, लेकिन आज भी वेंटिलेटर तो आया, लेकिन आज भी चालू नहीं हो सकी है। यह हम नहीं, आप सिविल सर्जन का इंटरव्यू लिया है NK रजक जी का, वो भी बताएंगे। इतना तकनीकी और इतना जड़ता सरकारी प्रक्रिया है कि अगर एक सामान ये आ गया तो इसके साथ दूसरा सामान जब तक नहीं जुटेगा तब तक ये चालू नहीं होगा। अब वेंटिलेटर आया, लेकिन गैस पाइप का जो उसका सिस्टम है, वेंटिलेटर का मतलब तो यही है ना कि 24 घंटा उसको ऑक्सीजन मिले। तो ऑक्सीजन चैम्बर बनाना, पाइपलाइन ठीक करना, अभी भी हम समझते हैं वेंटिलेटर लाके पड़ा हुआ है गढ़वा
अस्पताल में चालू नहीं हुआ। हमको जहाँ तक परियोजना को भी तो बना करके भेजे हैं यहाँ पे गैस का आप समझ सकते हैं आप कि एक तरह से कोविड पर हम लोगों ने विजय ही प्राप्त कर लिया है। बहुत कम अब आ रहा है, गिने चुने महीना में 1-2-4 केस आ रहा है, तो उसका रिकवरी भी 98% तक रिकवरी भी हो रहा है। और इसमें हमारे डॉक्टर, चाहे जो भी डॉक्टर हो, और स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी बड़ा भारी काम किए, कहीं कोई पीछे पीठ दिखाने का काम नहीं किया। ये हम इसके लिए उनको साधुवाद देंगे और जीवन भर आभारी रहेंगे कि इस कोविड काल में लगातार स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर लगातार काम किए बिना रुके। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं जिले के युवाओं के लिए पूछना चाहूँगी जो भी रोजगार के लिए बहुत परेशान है। आपने स्वयं बताया कि कोविड में काफ़ी लोग हमारे दूसरे जगह में फंसे थे। चर्चा की शुरुआत में भी आपने कही कि पलायन यहाँ से जारी था, यहाँ रोजगार के लिए कुछ था नहीं। सर, इतना लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, आपने स्वयं ही भी कहा और ये सच्चाई ही है कि अभी भी पलायन जारी है झारखंड से युवाओं का। काम करने के लिए लोग जा रहे हैं बाहर। कैसे एक रोजगार परक नीति बनाए सरकार को? सर, कुछ सुझाव दीजिए कि आप लोगों का जो ये मेहनत है उसका फल मिले आम जनता को। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो आत्मनिर्भर का जो नारा दिया है पूरे देश के लिए, इसको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, अगर इसको लोग आत्मनिर्भर को गंभीरता से लें तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगी। और यह पलायन कोई रसिया से या अमेरिका से तुरंत आके इंडस्ट्री नहीं लग जाएगा। जो हमारा पुरातन जो हमारा व्यवस्था है उसी को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें जिला प्रशासन और खासकर बैंक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक किसान केसीसी करा लेता है, ठीक है, महामारी में भी पैसा उसको जमा करना है, पैसा लिया है कर तो उसको देना अनिवार्य है और सूद समेत देना है, लेकिन आगे काम कैसे करे इसके लिए बैंक जिम्मा नहीं लेती है। और नतीजा होता है कि देनदारी हो जाती है और वो भागे चलता है और बैंक उसको पीछा करते रहता है, और नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई के जड़ता में फंस कर उसको और परेशानी झेलना पड़ता है। कई बार तो सर आत्मनिर्भर सबसे मूल मंत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आत्मनिर्भर में हम लोगों को प्रत्येक घर को चिन्हित करके और वहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार हैं स्थानीय स्तर पर रोजगार देना पड़ेगा। चाहे अगर दुकानदारी भी करना पड़े तो दुकान में बैठने के लिए उसको एक आवेदन दे के उसको तत्काल ऋण मिल जाए और तुरंत काम शुरू करे, उसकी रिव्यू हो, यह नहीं कि ऋण लेके और पैसा उड़ा दे और फिर बेरोजगार के बेरोजगार हो जाए। जब तक नज़दीक से, और विशेषकर जैसे मनरेगा योजना है, बहुत उपयोगी योजना है मनरेगा, लेकिन इसको धरातल पर लाना पड़ेगा। यह अभी तक धरातल पर नहीं, कागज पर चलता है ज़्यादा। और इसमें लाल फीताशाही, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब तक लाल फीताशाही जकड़े रहेगी इस योजना को तो आम आदमी को लाभ नहीं मिलेगा और नीति पलायन की रहेगी। सर, तो ये अब जैसे मैं मोटा मोटी एक उदाहरण देता हूँ, हम लोग भी किसान हैं, हम लोग भी मजदूर को लगाते हैं अपने काम में, तो हम लोग 300 रुपये मजदूरी देते हैं। सरकार का अभी भी मैंडेट जो है 248 रुपये का ही है। SOR जो बनता है वो 248 रुपये ही है और मनरेगा में 200 रुपया है और आम आदमी को काम कराने के लिए 300 रुपये देना पड़ता है। तो कितनी भिन्नता है। तो नीति या नियत साफ रखनी पड़ेगी, सरकार को नज़दीक से इसको देखना पड़ेगा। आप 200 रुपये देते हैं लेकिन वह मजदूर तक नहीं पहुंचता है, आप कहते हैं बिचौलिया खा जाते हैं, तो बिचौलिया को तो प्रेरित आप ही करते हैं। आप उसको भरपूर काम दीजिए और भरपूर उससे काम लीजिए। सर, ये बात जो आपने अभी गिरिनाथ सिंह जी ने कही है कि 200 रुपया हम जो देते हैं वो मजदूर तक नहीं पहुंचता है, ये बात राजीव गांधी जी ने भी कही थी कि यहाँ से जो हम 100 रुपया देते हैं तो जनता के हाथ में जाकर 10 रुपया पहुंचता है। मोदी जी भी 2014 के दौरान जब चुनावी भाषण कर रहे थे उन्होंने भी यही बात कही थी कि हम यहाँ से इतना पैसा भेजते हैं लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुँचता है। स्थिति क्यों नहीं बदल रही है सर? सरकारें बदल जा रही हैं, राजनीतिक दल बदल जा रहे हैं, लेकिन ये लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार कहिए, ये क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्यों नहीं बदल रही है? सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी मानसिकता क्यों नहीं बदल रही? कब तक जनता भुगतती रहेगी? उसका एक ही कारण मैं समझता हूँ, इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी। जब तक इच्छा शक्ति नहीं जगेगी तब तक आम आदमी को राहत नहीं मिलेगा, आम आदमी को जो उसका अधिकार है प्राप्त नहीं होगा। आज भी शोषण के शिकार हो रहे हैं, अब हमको नहीं कहना चाहिए लेकिन हम आज आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से करना चाहते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
जनवरी का मिडिल हो गया, 16-17 तारीख में हम लोग बैठे हुए हैं। 5 महीना तक वृद्धा पेंशन इस जिला में किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। जी, बिल्कुल सही बात है। इस संबंध में लोग मुझसे पूछता हूँ, 5 महीना जिसको 1000 रुपये महीना मिल रहा है, उसी 1000 से उसको दवा लेना है, राशन लेना है या अपने बच्चों को फीस ही देना है। तो 5 महीना से जिसका नहीं मिले, रुका हुआ है, उसकी कैसे भरपाई होगी? उसको तो परेशानी होगी। एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो इसमें पारदर्शिता लानी पड़ी, चाहे जो भी सरकार हो। और यह तो निश्चित रूप से सरकार को देखनी चाहिए कि भाई 5 महीने से जिला में ओल्ड एज पेंशन मिल क्यों नहीं रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है, गरीब बिल बिला के घूम रहे हैं। हम लोग गांव देहात में जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि बंद करा दिली का पेंशन वहाँ हमने के। सीधा सवाल इस तरह का होता है कि बंद करा दिली। हम लोग नहीं, बंद नहीं हुआ है, किसी न किसी तकनीकी कारण से आप लोगों को नहीं मिला है, बहुत जल्द आपके खाता में पैसा पहुंचेगा। ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन इसको बारीकी से देखना पड़ेगा। लेकिन सर, इसका जीवन पर बहुत असर पड़ता है। जैसे आपने कहा कि वृद्ध है, जो दवा कहाँ से लेगा, अकेला है, भोजन व्यवस्था कैसा करेगा। और 5 महीने 6 महीने पेंशन में देर होगी, तब तक तो व्यक्ति खत्म भी हो सकता है सर। निश्चित रूप से इन सब चीजों पर, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि हम नहीं, आम लोग कह रहे हैं, जो लाभुक है वो कह रहे हैं। सर, लाभुक बोल रहे हैं कि पैसे देने पड़ रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ। अब उसमें हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो कट रहा है, कट हो रहा है मनी। 1.5 लाख रुपए में उनका कट जा रहा है, 20,000 30,000 रुपये कट जा रहा है। तो ये सब चीजें कौन देखेगा सर? कैसे चीजें ठीक होगी? कौन देखेगा? कौन आगे आएगा? निश्चित रूप से हम सबको मिल करके इसको दूर करना होगा। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहते, लेकिन इस सबकी जिम्मेवारी बनती है। अब विशेषकर लाभुक जो है उसको मजबूत होना पड़ेगा। कहीं कहीं लाभुक अगर टाइट हो जाता है तो उसको पैसा नहीं लगता है, ये भी मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। लेकिन आम आदमी तक के झंझट में रहेगा, पैसा दे के ले लो भाई, ये तो मिल रहा है पैसा। सर, इस कारण बहुत सारे लोग कट भी रहे हैं। लोग जिनको पता चल जा रहा है कि मतलब ऊपर से पैसा देना पड़ा है हम लोग को अतिरिक्त, या घूस चल रहा है, वो लोग तो इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। बराबर यहाँ फील्ड में हर रविवार को लग रहा है, लोग प्रचार कर रहे हैं कि आप लोग आइए, नाम शामिल कराइए, लेकिन ये चर्चा निकल गई है कि नहीं, यहाँ तो भ्रष्टाचार चल रहा है। तो इसीलिए योजनाएं भी प्रभावित होती है, आम जनता उसका पूरा लाभ नहीं ले पाती है सर। नहीं, इन सब चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा। ये सब हम सबों की जिम्मेवारी है, विशेषकर कर जो समाज सेवा के रूप में जो लोग रहते हैं इसमें, इनको देखना पड़ेगा और लाभुक को जागरूक करना पड़ेगा कि आप साहब पैसा आप मत दीजिए, आपका खाता है, खाते में पैसा जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि पैसा नहीं देंगे तो पैसा जाएगा नहीं, यह परेशानी खड़ी हो रही है। तो ये सब चीज़ों को बारीकी से पदाधिकारियों को देखना पड़ेगा। कहीं कहीं प्रखंड में अच्छे पदाधिकारी हैं, वो देखते हैं, वहाँ पैसा नहीं लगती है, लेकिन 90% लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, यह मैं दावे से कह रहा हूँ। 90% लोग परेशान हो रहे हैं। 10% ही लोग जो हैं अपने जागरूकता के कारण उनको घूस देना नहीं पड़ता है, रिश्वत देना नहीं पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बीच का सिस्टम, सरकार और जनता के बीच के जो अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं को में भ्रष्टाचार ला करके जनता को रोक रहे हैं, हतोत्साहित कर रहे हैं। हमारे साथ गिरिनाथ सिंह जी बने हुए हैं। चर्चा बहुत जरूरी है, इसलिए लंबी जाएगी, तो हम एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। डेली न्यूज झारखंड पर चांद मल्टीमीडिया, एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म्स एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, टंका रोड, टड़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 93478388। डेली न्यूज झारखंड पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गिरिनाथ सिंह जी के साथ हमारी परिचर्चा जारी है, और जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया कि लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, जिससे जनता त्रस्त है, जनता तकलीफ में है। इस बात से मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के दूसरे नेता, विधायक और राजनीति में आने वाले दूसरे युवा भी सीखेंगे कि वास्तव में जनता से जुड़े बिना आप राजनेता नहीं बन सकते, ना ही किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। गिरिनाथ सिंह जी, आपने अभी स्वीकार किया कि हाँ, जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करना पड़ेगा।
जनता दुखी हो रही है, पेंशन नहीं मिल रहा है, कैसे वो दवाई मिलेगा उसको, कैसे बाकी चीज़ें होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार योजना का भी आपने जिक्र किया और आपने ये स्वीकार किया कि नहीं, भ्रष्टाचार के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको दूर करने के उपाय भी आपने बताए। कौन सा शुरुआत कौन करेगा? नहीं, शुरुआत तो हम सबको करनी पड़ेगी और खासकर इसमें जिला प्रशासन की अहम भूमिका है। जिला प्रशासन की अहम भूमिका है। बिल्कुल, बिना जिला प्रशासन के कुछ समाधान हो ही नहीं सकता सर, आप प्लीज दूसरे नेताओं को बोलिए डेली न्यूज झारखंड के माध्यम से, वे स्वीकार ही नहीं करते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मतलब जो इस तरह की बात करते हैं वो बिल्कुल बोगस बात करते हैं। भ्रष्टाचार का तो यह आलम है कि आम आदमी त्रस्त है जी, आम आदमी त्रस्त है, मैं कह रहा हूँ। और इसको एक आदमी के बस का चीज नहीं है, सब लोगों को संकल्प लेकर के इसको करना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकता है। आम आदमी को राहत जिसका अधिकार है उसको मिलेगा। अब अभी कोविड काल के बाद, अब तो कोविड कम हो गया है, तो काम का रफ्तार बढ़ना चाहिए। अब जनवरी का महीना है, अगर अभी काम नहीं होगा तो कब काम होगा? फिर मार्च का महीना आ जाएगा, फिर वही पैसा आवंटन को सरेंडर करना और फिर वही ढाक का 3 पात। तो ये तो इस सब सारे चीज़ों से निकलना पड़ेगा और आगे बढ़ करके जो पंचायत का काम है, जो बहुत सा जैसे कृषि विभाग का काम है, उसी तरह से अब कृषि को ही आप ले लीजिए। अब धान का जो केंद्र खुलने वाला था, बड़ी मेहनत बहुत मशक्कत के बाद, अभी हम लोग भी डेलीगेशन पिछले महीने जाकर डीसी से कहा था कि भाई आप केंद्र खुलवाइए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। खैर डीसी साहब ने उसको संज्ञान में लेकर के जगह जगह पर केंद्र खुलवाने का शुरू किया, लेकिन वो कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। अब स्थिति क्या है, किसान तो बिचौलिया को बेच दे रहा है धान, और वही बिचौलिया जो है अपना कोड बना करके एफसीआई को दे रहा है। तो इससे कैसे निजात मिलेगा? आप उसका सत्यापन कर लीजिए ना, सीईओ उससे मंगा लीजिए कि कितना इसका 10 एकड़ जमीन है कि 5 एकड़ जमीन है कि 200 बीघा जमीन है और कितना ही पैडी, कितना धान ही पैदा किया है। ये तो आकलन का चीज़ है। आपके यहाँ राजस्व कर्मचारी हैं, सीआई हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल है, वही लाल फीताशाही के कारण आज परेशानी हो रही है। अब एफसीआई का जो है, एफसीआई का तो आलम एकदम बिल्कुल मनमानी है, बिल्कुल। अब कहीं भी किसी प्रखंड का ले लीजिए, हम अपने गृह अंचल का बात करें, रंका में कल परसों से शुरू हुआ है, लेकिन कब बंद हो जाएगा, कितने घंटे चलेगा, ये बड़ा मुश्किल है। और किसान टुकुर टुकुर देखते रह जाता है। हम भी किसान हैं, हमारा भी पलामू में गढ़वा में है, लेकिन कहाँ अभी तक हमको कोई सूचना नहीं है। हमने जो धान पैदा किया सारा पड़ा हुआ है ऐसे ही। अब हमको रबी का काम करना है। अब ये तो एक साइकिल है ना, जैसे धान बेच के हम रबी लगाते हैं, रबी बेच के फिर हम धान की तैयारी करते हैं, या और किसान जो है सब्जी उगाते हैं। तो एक फसल पैदा किए, उसका पैसा निकला नहीं तो कैसा दूसरा फसल लगाएंगे? बिल्कुल, यही दिक्कत है। और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, और कई बार किसान जो बैंक से और समय पर भी नहीं मिल पाता, उचित भी नहीं मिल पाता। कई बार किसान है ना हम लोग ये क्या बरसा जब कृषि सुखानी, समय पर जब ही मिलेगा ही नहीं खाद बीज पानी, तो कैसे खेती होगी? सिर्फ कहने से तो खेती नहीं हो जाएगी। ईश्वर की कृपा से धान का इस साल बहुत बम्पर का ऊपर था, रबी की भी बुनाई हुई है, लेकिन समय पर उसको खाद बीज देने के लिए पैसा तो चाहिए ना चाहिए सर। और ये जो बहुत सारे अनाज है, किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है। कई बार सरकारी भंडारण गृह में भी अनाज सड़ जाते हैं। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी गोदामों में पड़े हुए अनाज सड़ रहे हैं। अब उसमें देखिए, अभी भी इस जिले में आपका हजारों परिवार है जिसको लाल कार्ड नहीं मिला हुआ है जी। और जिसको लाल कार्ड नहीं मिलना चाहिए, उसके पास लाल कार्ड है, तो उनसे कहा जाता है कि आप सरेंडर कोई नहीं करेगा। आपका काम है कि जिसको नहीं है, जो पात्रता रखता है, उसको आप इशू कीजिए, और जिसको आप देख रहे हैं कि लाल कार्ड के लायक नहीं है, उसको कैंसिल कीजिए। यही ना तरीका है इसका। तो अपने आप आपका इकाई बढ़ जाएगा। तो इसको काम समय सीमा पर होना चाहिए। अब वृद्धा पेंशन का है, विकलांग पेंशन का है, मैं पूछता हूँ जिला के पदाधिकारी अपने नीचे के पदाधिकारी को निर्देश क्यों नहीं देते हैं कि तुम तय कर लो कि तुम्हारे पंचायत में कितने वृद्धा पेंशन पाने लायक हैं, कितना विकलांग पेंशन पाने लायक हैं, कितना विधवा पेंशन पाने लायक है, कितने असमय जिनकी मृत्यु हो गई, जिनको कोई मुआवजा नहीं मिला। इसको आप 15 दिन के अंदर में सुनिश्चित कीजिए। जी सर। टास्क फोर्स की मीटिंग क्यों होती है? जी। तो लोग कह तो देते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका नहीं आता है। लोग घूमते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं, प्रखंड से चक्कर लगाते घर जाते हैं, प्रखंड से घर आने का 100 रुपया जेब से लग जाता है, और परेशानी अलग रहती है। इन सब चीज़ों को सुनिश्चित समय पर उसको मिले।
अब अभी वज्रपात लगातार काफ़ी हुई है, काफ़ी लोगों का निधन भी हो गया इस समय। अब उनको तत्काल मुआवजा है कि 24 घंटा के अंदर में उसको दे देना। लेकिन अभी देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अभी तेनार गांव था बगल में, आपके शहर के बगल में जी। पूरा खलिहान जल गया। हम भी गए थे देखने के लिए, जो हमसे हो सका हम लोगों ने ग्रामीण लोग किया और मुआवजा देने की बात है। लेकिन आज के तारीख तक उनको 1 रुपया मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिला। तो आदमी खाएगा क्या? इसको तो देखना पड़ेगा ना। अब जो दुर्घटना कहीं कहीं हो जाती है तो मान लीजिए 20,000 रुपया ही देना है आकस्मिक निधन से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के, तो तत्काल उसको दे दीजिए ना। उसको चक्कर क्यों लगाते हैं? असमय कोई विधवा हो गई, विधवा पेंशन उसको देना है। सर, कई बार जब हम लोग मीडिया में उस मामले को ऊपर लाते हैं तब जाके अधिकारी जागते हैं, और आजकल तो ये हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ यही, इसी का रिव्यू तो आपको करना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी या डेवलपमेंट कमेटी या जो भी कमेटी की जो बैठक आप करते हैं, जिसमें अपने लोगों को, अपने जो मातहत हैं, जो आखिर जैसे एसपी मीटिंग करते हैं, क्राइम मीटिंग करते हैं, तो हर थाने का देखते हैं कितना क्राइम हुआ, कितना इसमें रिकवरी हुआ, कितने अभियुक्त पकड़े गए, कितने नहीं पकड़े, क्यों नहीं पकड़े गए। यही ना इसका सिस्टम है। उसी तरह से प्रखंड का भी रिव्यू होना चाहिए और उसका तत्क्षण निर्णय होना चाहिए। अब दाखिल खारिज के लिए लोग चक्कर लगाते रहते हैं, ऑनलाइन हमारा नहीं हुआ, रसीद नहीं कट रहा है, यह क्यों नहीं हो रहा है? अब अभी 2 साल से यहाँ रजिस्ट्रार नहीं है, जिसके चलते यहाँ दस्तावेज नवीन संघ वाले हड़ताल किए हुए थे। हमको ही बुलाया, मैं भी गया। मैंने वहाँ के सेक्रेटरी से बात किया कि भाई 2 साल से यहाँ रजिस्ट्रार नहीं है, तो आप एक अस्थायी रजिस्ट्रार नहीं दीजिएगा गढ़वा रजिस्ट्री ऑफिस को, तो कैसे यहाँ के लोग ग्रामीण आते हैं, बड़गढ़ से आते हैं जमीन रजिस्ट्री के लिए, खरौंदी से आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, इसलिए कि कोई यहाँ पदाधिकारी नहीं है। इन सब चीज़ों को नज़दीक से देखना पड़ेगा और देख करके उसको निदान तत्क्षण करना चाहिए। आखिर पदाधिकारी को तो देना ही पड़ेगा ना। अब 2 साल के बाद डीएसओ का यहाँ पोस्टिंग अभी हुआ है पिछले महीने जी। तो डीएसओ की जवाबदेही बनती है कि जितने लोगों का राशन कार्ड नहीं है, जो पात्रता रख रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं हम कि एक लाइन से आप सबको दे दीजिए, जो पात्रता रखते हैं, जो आपका मापदंड है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, आप उसके अनुसार इमीडिएट उसको लाल कार्ड दे दीजिए ताकि वो 1 रुपये में राशन ले ले। लेकिन ठीक विपरीत है, इतना ज़्यादा जड़ता है। मैंने कहा ना कि लाल फीताशाही जब तक समाप्त नहीं होगी देश से और इस राज्य से और इस जिला से, तब तक विकास संभव नहीं हो पाएगा। आम लोगों का अधिकार नहीं मिल पाएगा, अधिकार से वंचित रहेंगे। यह एकदम मूल बात है। और ये बताते हुए पीड़ा आपके चेहरे पर साफ झलक रही है। आपके पूर्वजों और आपके द्वारा जो परिश्रम, लगन, मेहनत जो किया गया है गढ़वा और आसपास की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। गिरिनाथ सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी उन्होंने बताया कि किस प्रकार सरकारी अधिकारियों की हीला हवाली के चलते आम जनता का जीवन नर्क में चला जा रहा है। सर, आपने अभी बहुत सारे उपाय गिनाए कि कैसे शासन प्रशासन को आगे आके बढ़ के काम करना होगा, पेंशन से संबंधित हो या फिर किसानों से संबंधित हो। एक अभी किसानों का सर लगभग 54-55 दिन से एक आंदोलन चल, अच्छा 60वां दिन, और 70 लोग से ज़्यादा किसान ठंड और या दूसरी चीज़ों से मौत हो चुकी है। आप क्या कहेंगे उन किसानों को? नहीं, हमारा बहुत साफ मानना है। हम तो मांग करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस पर वो स्वयं पहल करें और जो जड़ता है उसको दूर करें। जो मुख्य 3 मांग है उसमें जिस बिंदु पर किसानों को ऐतराज है उसको, एमएसपी का तो सरकार मान ली है कि एमएसपी नहीं हटेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी, ये सरकार मान ली है। तो उसको हम समझते हैं कानूनी देने में कोई दिक्कत नहीं हो। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि वो स्वयं पहल करेंगे, तो हमें विश्वास है जिस तरह से कोविड की लड़ाई में उन्होंने साबित कर दिया कि देश को एक सूत्र में बांध करके हम कोविड से बचे भी, और कोविड से निदान के लिए कल से प्रारंभ भी हो गया, और आगे जो टीकाकरण होगा वो देश के हित में होगा। उसी तरह से किसानों की जो मांग है उसको स्वयं वो अगर पहल करेंगे तो हम समझते हैं 26 जनवरी के पहले ही समाप्त हो जाएगा धरना प्रदर्शन। ये बहुत बड़ी बात कही है गिरिनाथ सिंह जी ने कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को अब आके मध्यस्थता करनी होगी, किसानों से सीधे बात करनी होगी, क्योंकि आंदोलन लंबा जा रहा है, काफ़ी किसानों की मौत हो रही है और देश के बाहर एक गलत मैसेज जा रहा है कि लोकतांत्रिक भारत में ये क्या हो रहा है। सर, गढ़वा जिले की बात पर हम फिर वापस आते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है, जनता के हित की बात को। गढ़वा में जो एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल दी जाती है, और आप हिंदुओं का त्यौहार हो या मुस्लिमों का त्यौहार हो, बराबर आप सब में
में शामिल होते हैं। इस पर सर आप थोड़ा सा बताइए, मैसेज दीजिए देश के दूसरे हिस्सों को जहां छोटी छोटी बात पर धार्मिक हिंसा और उन्माद भड़क जाते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल जो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भारत के संविधान के तहत सबों को अधिकार है यहाँ रहने का और उसको इस्तेमाल करने का। इसमें कहीं भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और जहाँ दकियानुसी, पुरानी बात, अफवाह, इससे हमको बचना चाहिए। अफवाह सबसे बड़ा खराब चीज होता है। अफवाह के चलते ही गलतफहमी पैदा होती है, संवादहीनता के चलते हिंसा बढ़ती है। तो इन चीजों को गौर से देखना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से हम लोगों को बचना पड़ेगा। और जहां कोई मामला हो तो सीधा बात कर लें। भाई, इस संविधान के तहत 130 करोड़ जनता को अधिकार है, भारत के संविधान के तहत उसको अधिकार प्राप्त है। इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें कहीं भेदभाव नहीं होनी चाहिए। देश के किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का भी एक मैसेज है। और सर, राजनीति में आने वाले दूसरे युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, राजनीति बहुत ही स्वच्छ चीज है और इसको स्वच्छता बना के रखनी चाहिए। इसको आय का साधन नहीं बनाना चाहिए। लोग आज का मतलब क्या कहें, एक लगाओ और 10 पाव वाला सोचते हैं, सोच करके राजनीति में आते हैं। कई बार अभी तो कुछ नेताओं का वीडियो भी वायरल होता है। लोग बोलते हैं इतने करोड़ खर्च किए हैं तो इतने करोड़ तो चाहिए। ऐसा भाई, ये तो इसके लिए जनता जवाबदेह नहीं ना है। जनता अगर आपको अग्रिम मत देती है, जनता आपका चुनाव करती है, तो जनता के हित में आप काम करिए, नहीं कि आप उसका मूल्यांकन करिए कि उससे कितना हमें प्राप्त होगा। अगर ये आप करते हैं तो फिर व्यवसाय करिए। कहाँ मना है? अडवाणी अंबानी कर ही रहे ना व्यवसाय। आप भी व्यवसाय करिए। लेकिन राजनीति को व्यवसाय बना देंगे या इसको आधार बना देंगे, यह सबसे बड़ा गलत काम है। यह इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा नहीं मानते हैं। और ये थे हमारे मान्यवर गिरिनाथ सिंह जी, गढ़वा जिले में बड़ा नाम, लगातार 4 बार विधायक राजद से रहे। वर्तमान में ये बीजेपी के हैं, लेकिन गढ़वा के दिलों में जन जन के जुबान पर ही हैं। आप समझ सकते हैं, इंटरव्यू के दौरान इन्होंने लगातार बात की भ्रष्टाचार पर, अधिकारियों की हिला हवाली पर। जनता को शुरू से सुविधा, शिक्षा और सम्मान देने का इन्होंने जो कार्य किया है वो लगातार जारी है। बार बार हम आएंगे, गिरिनाथ सिंह से आपकी मुलाकात करवाएंगे और लगातार वो जनता की समस्याओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनको हमारा चैनल लगातार कवर भी करता रहेगा। बहुत सारी बातें अभी छूट भी गई है, समय का अभाव है। अगली बार हम उन बातों को जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं सर। बहुत सारे नेता होते हैं देश में, लेकिन आप उनसे लीक से हटके हैं, क्योंकि आप जनता के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं और करके दिखाते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने समय दिया। और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे और जनता के दिलों में इसी तरह अपनी जगह को मजबूत और पक्का करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ गिरिनाथ सिंह जी, लगातार जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो महामारी का दौर हो, गढ़वा का पिछला ग्रामीण पृष्ठभूमि हो और वर्तमान जो शहरी जीवन हो, लगातार वो निखारने में, भले अधिकारी हो या आम जनता हो, सबसे लगातार जुड़े रहते हैं। इनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ऐसे ही तमाम खास शख्सियत जो हीरे की तरह चमक बिखेर कर झारखंड की रोशनी पूरे देश में फैला रहे हैं, को लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।